हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग एनसीईआरटी पर बात किया जा रहा है और एनसीईआरटी के भारतीय इतिहास पर बात किया जा रहा है, जो कक्षा 12वीं की पुस्तक है। और वह पुस्तक 3 भागों में, भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके। भाग 1 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है पूरा, और भाग 2 पर हम लोग बात कर रहे हैं, और भाग 2 के आखिरी अध्याय पर हम लोग बात किया जा रहा है। ठीक है, और यह अध्याय खत्म होते ही हम लोग आधुनिक भारत पर पहुँच जाएंगे, भाग 3 पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी को एकदम एक डेवलपमेंट के रूप में उठाया गया है, एक विकास के रूप में उठाया गया है कि किस प्रकार से भारतीय इतिहास का विकास हुआ है। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने पाषाण काल से लेकर मध्यकालीन भारत तक हर एक चीज़ के बारे में विधिवत तरीके से देखा गया है, जिसमें सामाजिक संरचना किस प्रकार से हुई, समाज का उद्भव किस प्रकार से हुआ, जातियाँ किस प्रकार से बनी, फिर समाज का निर्माण किस प्रकार से हुआ, नगरीय सभ्यता से हम लोग ग्रामीण सभ्यता की तरफ किस प्रकार से आए, उसके बीच में जो समय काल है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। फिर मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में बात किया है। यानी कि इतिहास के हर एक पहलू, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक हर एक पहलू पर बात किया गया है। ठीक है, और इस समय हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास भाग 2 के शासक और इतिवृत्त पर, जो मुगल दरबार से संबंधित है। इतिवृत्त का जो शाब्दिक अर्थ यहाँ पर लिया जाता है वो आपके इतिहासकार से लिया जाता है, इतिहास और इतिहासकार से लिया जाता है। तो लोग बात कर रहे हैं कि मुगल भारत में, मुगल शासन में इतिहासों के लेखन शैली किस प्रकार से प्रारंभ हुई और वो किस प्रकार से लिखा गया, किन किन साधनों का प्रयोग किया गया, वो सारी चीज़ों पर हम लोग बात कर रहे हैं। और 16वीं 17वीं शताब्दियों के बारे में बात किया जाए, यानी कि 1500 ईस्वी और 1600 ईस्वी के बीच की जो घटना है वो सारी बातें कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और आप जानते हैं कि 1526 ईस्वी में तो मुगल वंश की स्थापना ही हुई थी, और फिर उसके बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, अंतिम शासक होता है। फिर उसके बाद उत्तर मुगल कालीन सम्राट आते हैं, और पूर्ण रूप से जो मुगल शासन के जो सम्राट हैं वो समाप्त होते हैं 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, तो अंतिम, अगर पूर्ण रूप से अगर अंतिम जो मुग़ल साम्राज्य का देखा जाए, अंतिम मुग़ल सम्राट जो है वो आपका बहादुर शाह जफ़र है, और जो मुग़ल सम्राट है, ठीक है, अगर औपचारिक रूप से अगर देखा जाए कि मुग़ल सम्राट, अंतिम मुग़ल सम्राट कौन है, वो औरंगजेब है। क्योंकि आप देखेंगे कि बाबर आता है, फिर हुमायूं बैठता है, फिर अकबर बैठता है, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रम चलता है, और ये अन्य समय कालों में ये लोग शासन करते हैं और अपने साम्राज्य को किस प्रकार से बढ़ाते हैं, और साम्राज्य के जो पूर्वजों से मिलता है उसको अक्षुण्ण बनाए रखते हैं, और किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, और उनको बताने के लिए, अपने शासनकाल की घटनाओं को बताने के लिए उन लोगों ने अपने शासनकाल में इतिहासकारों को भी नियुक्ति किया था कि आप लोग इतिहास को लिखिए, हमारे शासनकाल के बारे में लिखिए, और पूरा विवरण दीजिए कि किस प्रकार से हमारा साम्राज्य है, किस प्रकार से शासन पद्धति चल रही है, किस प्रकार से यहाँ पर सामाजिक व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो आज हम लोगों को बात करना है, आप देखेंगे कि रंगीन चित्रों पर बात करना है कि मुग़ल शासनकाल में जो चित्रकला का उद्भव हुआ उसका क्या क्या कारण थे। और चित्रकला तो आप जानते हैं कि प्राचीन काल से चली आ रही है, चित्रकला देखने को मिलती है। सबसे प्राचीन जो चित्रकला है भारत में भीमबेटका की गुफा, जो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो वहाँ पर फिर उसके बाद अजंता एलोरा के गुफाएं हैं, वहाँ पर वो सारी चित्रकलाएं जो है देखने को मिलती हैं। और भारत में प्राचीन काल में मंदिरों को निर्माण कराया गया, उसमें भी चित्रकलाएँ देखने को मिलती हैं, उसमें कारीगरी देखने को मिलता है। तो चित्रकला भारत में बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। और फिर उसके बाद हम मध्यकालीन भारत में जब चित्रकला की बात किया जाता है तो वहाँ पर मुग़ल दरबार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ठीक है, तो वहाँ पर चित्रों का जो उद्भव हुआ, उद्देश्य था, वो किस प्रकार से था, वो सारी चीज़ें आज हम लोग बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम 2 पुस्तकों के बारे में बात किया जाएगा, अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में। ठीक है, तो पहले हम आप लोगों को पुस्तक दिखा देते हैं कि किस पुस्तक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और इस पुस्तक को आप लोग हमेशा अपने पास रखे रहिए, इसका अध्ययन करते रहिए, इसको पढ़ते रहिए, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी जो है आपका जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं किसी किताब को पढ़ने की, वो सारी चीज़ें एनसीईआरटी कंप्लीट कर देती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और एनसीईआरटी से डायरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न बन जाते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। फैक्ट तो मान लीजिए कि नाम मात्र के मिलते हैं एनसीईआरटी में, लेकिन जो फैक्ट मिलते हैं वो सॉलिड तरीके से मिलते हैं, और उसको डायरेक्ट ही एग्जाम्स में उठाकर पूछ लिया जाता है। यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गए, इन सारे एग्जाम्स में एनसीईआरटी से डायरेक्ट ही स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न बनते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम लोग बात करेंगे मुग़ल काल के दरबार में। यहाँ पर हम मुग़ल दरबार लिख देते हैं, जिससे आप लोगों को एकदम कन्फर्म रहेगा कि हम लोग किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। मुग़ल
दरबार। ठीक है, 16वीं और 17वीं शताब्दी के बारे में हम लोग बात किया जा रहा है। 16वीं व 17वीं शताब्दी, 17वीं सदी हम लिख देते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसको आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है और किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इस पर आप देखेंगे कि 3 लेक्चर पहले हो चुके हैं। शासकों के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। फिर इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो होता है, परिचय जो होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। और कल हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से यहाँ पर इतिवृत्तों की रचना हुई थी। इतिवृत्त यानी कि इतिहास लेखन परंपरा किस प्रकार से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं रंगीन चित्र के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि रंगीन चित्रों का जो महत्व है वो मुगल दरबार में किस प्रकार से है। ठीक है, और क्या उद्देश्य था और रंगीन चित्रों का जो महत्व है वो किस प्रकार से है। और फिर उसके बाद हम 2 पुस्तकों को उठाएंगे, अकबरनामा और बादशाहनामा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि अकबरनामा बादशाहनामा बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है मुगल दरबार की। ठीक है, अकबरनामा और बादशाहनामा। और बादशाहनामा पुस्तक जो है आप देखेंगे कि ये शाहजहाँ से संबंधित है। बादशाहनामा, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि आलमगीर नामा भी है जो औरंगजेब से संबंधित है। फिर उसके बाद बाबर नामा भी है जो बाबर से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देखते रहें और नोट डाउन करते रहें। जो चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगें वो आप लोग नोट डाउन करते रहें, क्योंकि नोट्स ही जो है विद्यार्थी के जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चित्रों का जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पर देखिए कि एक किताब खाना का चित्र बनाया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर देखिए कि एक शासक वर्ग है, फिर इसके बाद जो लोग बैठे हुए हैं कि वो चित्र बनाए वहाँ पर किताबों को पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि आप देखिए कि कितने प्रकार से रंगों का प्रयोग किया गया है, कितने लोग बैठे हुए हैं इस काम में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से कार्य भी वहाँ पर किए जा रहे थे। और चित्रों के माध्यम से आप देखेंगे कि चित्रों को मुगल दरबार में इस तरह से समझा गया है कि चित्र जो हैं आप देखिए कि जो शासक वर्ग है उनके इतिहासों के बारे में जानकारी देते हैं, जो लिखे गए हैं उसके बारे में। और चित्रों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं बताई जा सकती हैं। तो अबुल फजल ने तो चित्रों के बारे में बड़ाई करते हुए इतना यहाँ तक कह दिया है कि चित्र इस प्रकार से होते हैं कि जो जीवंत न होते हुए भी सजीव देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि जो निर्जीव हैं फिर भी उसमें जीवन देखने को मिलता है। इस प्रकार से वहाँ पर अबुल फजल इसके बड़ाई में कहता है। तो सोचिए कि चित्र उस प्रकार से प्रयोग किए गए हैं यहाँ पर मुगल काल में, या भारत में कहीं भी आप देखेंगे कि प्राचीन काल से लेकर अब जो हम लोग मुगल दरबार के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन आपको एक फैक्ट के बारे में बता रहे हैं कि कहीं का भी चित्र देखेंगे तो वहाँ पर उस चित्रों में इतिहासों के बारे में जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। इतिहासों के बारे में जानकारियाँ देखने को मिलेंगी, समाज के बारे में जानकारियाँ देखने को मिलेंगी, वहाँ पर जीव जंतुओं पेड़ पौधों के बारे में जानकारियाँ मिलेंगी, देवी देवताओं के बारे में जानकारियाँ मिलेंगी। वहाँ पर शासक जो वर्ग जो है अपने आप को किस प्रकार से प्रदर्शित करना चाहता है समाज के लिए, वो सारी जानकारियाँ जो चित्रों के माध्यम से वहाँ पर दर्शाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देखेंगे कि मुगल दरबार में बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलती हैं। और अब देखेंगे कि वहाँ पर जो चित्रों का प्रयोग किया गया है उसमें शासक वर्ग के वंशावलियों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। और शासक वर्ग किस प्रकार से अपने जो शासन प्रशासन है, वहाँ पर सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से लेकर चलना चाहता है, वो किस प्रकार से वो अपने आप को समाज के प्रति प्रदर्शित करना चाहता है, वो सारी चीज़ें जो हैं चित्रों के माध्यम से देखने को मिलती हैं। और चित्रों का बनाया जाना आप देखेंगे कि चित्र जो है एक जीवंत उदाहरण देते हैं, वहाँ पर एक सजीव उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से जो शासक वर्ग है वो अपने समाज को लेकर चल रहा है, अपने साम्राज्य को लेकर चल रहा है। ठीक है, तो वही बात इन रंगीन चित्रों के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो शासक है, जो बादशाह है, जो सुल्तान है, वो अपने आप को किस प्रकार से प्रदर्शित करना चाहता है, किस प्रकार से दर्शाना चाहता है। ठीक है, तो वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बात किया जाता है चित्रों के माध्यम से। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि सौंदर्यीकरण जो है चित्रों के माध्यम से, फिर वहाँ पर जो चित्रों का प्रयोग किया गया है वो समाज को दर्शाने के लिए भी किया गया है। कि वहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारे चित्रों के बारे में हम लोगों ने बात किया। इस चित्र को देखिए, फिर इस चित्र को देखिए, तो इसमें आप देखिए कि इसको जब आप देखेंगे तो शासक वर्ग क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर किस प्रकार से जो चित्र बनाए गए हैं और चित्रकारियों का जिस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, वो किस प्रकार से जिन लोगों ने बनाया है वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं शासक के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस रंगीन चित्र जो वहाँ पर चैप्टर है, वहाँ पर जो हेडिंग है उसमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखिए कि तस्वीर की प्रशंसा। अबुल फजल के लिए
चित्रकारी को बहुत ही सम्मान देता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अबू फजल के शब्दों में जो चित्रकारियों के बारे में बात की जा रही है, इसको अभी इस पैराग्राफ को आप लोग पढ़ते रहेंगे, बॉक्स को पढ़ते रहें और बॉक्सों को पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि किसी भी चीज़ का उसके जैसा ही रेखांकन बनाना तस्वीर कहलाता है। अपनी युवावस्था के एकदम शुरुआती दिनों से ही महामहिम ने इस कला में अपनी अभिरुचि व्यक्त की है। ये अकबर के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि अबुल फजल जो है अकबर का 10 बारी इतिहासकार था। ठीक है, तो महामहिम यहाँ पर अकबर आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, इस कला में अपनी अभिरुचि व्यक्त की है। वे इसे अध्ययन और मनोरंजन दोनों का ही साधन मानते हैं। वे इस कला को हर संभव प्रोत्साहन देते हैं। चित्रकारों को की एक बड़ी संख्या इस कार्य में लगाई गई है। हर हफ्ते शाही कार्यशाला के अनेक निरीक्षक और लिपिक बादशाह के सामने प्रत्येक कलाकार के कार्य प्रस्तुत करते हैं और महामहिम प्रदर्शित उत्कृष्टता के आधार पर इनाम भी देते तथा कलाकारों के मासिक वेतन में वृद्धि करते। अब सर्वाधिक उत्कृष्ट चित्रकार मिलने लगे हैं और बिहजाद जैसे चित्रकारों की अत्युत्तम कलाकृतियों को तो उन यूरोपीय चित्रकारों के उत्कृष्ट कार्यों के समकक्ष ही रखा जा सकता है, जिन्होंने विश्व में व्यापक ख्यातियाँ अर्जित कर ली हैं। ब्यौरे की सूक्ष्मता, परिपूर्णता और प्रस्तुतिकरण की निर्भीकता को जो अब चित्रों में दिखाई पड़ती है वह अतुलनीय है। यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएं भी प्राणवान प्रतीत होती हैं। 100 से अधिक चित्रकार इस कला के प्रसिद्ध कलाकार हो गए हैं। हिंदू कलाकारों के लिए यह बात खास तौर पर सही है। उनके चित्र वस्तुओं की हमारी कल्पना से कहीं परे हैं। वस्तुतः पूरे विश्व में कुछ ही लोग उनके समान पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो अबुल फजल है चित्रकारी को कितना महत्व देता है और ये कहता है कि जो भारत में चित्रकारी बनाई जा रही है, चित्रकारी की जा रही है, चित्रकला का उपयोग किया जा रहा है, वो यूरोप के जो चित्र बनाए गए थे, जैसे कि लियोनार्डो दा विंसी, फ्रेडरिक एंगल के द्वारा जो बनाए गए थे, फिर और जो चित्रकार हुए वहाँ पर तो वहाँ पर देखिए कि वो चित्रकारी पूरा एकदम वहाँ पर एक मार्क रफायलो करके है। तो वहाँ पर देखेंगे कि जो चित्रकारी किस प्रकार से उद्भूत हुई थी। वहाँ पर देखिए कि जो मध्यकालीन भारत में चल रहा है, मुगल वंश चल रहा है, और उस समय देखिए कि यूरोप में किस प्रकार से चित्रकारी, वहाँ पर पूरा चर्च पूरा इतना बड़े चर्च पर वहाँ पर चित्रकारी की जा रही है। वहाँ पर उस तरह से चित्रकार बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए कि लियोनार्डो दा विंसी है, रफाएल है, फिर माइकल एंजेलो हैं। तो इस प्रकार से जो चित्रकार हुए, उनके जो सजीव वर्णन किए गए थे, उनकी जो तुलना जो है अबुल फजल जो है भारत के चित्रकारों से कर रहा है। और यहाँ पर जो हिंदुओं के बारे में जो चित्रकारी की बात की जा रही है कि हिंदुओं की चित्रकारी के समान तो विश्व में कोई भी ऐसा नहीं प्रतीत होता है। इस प्रकार से अबू फजल जो है चित्रकारों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखिए, ये किताब घर है, किताबखाना को एक चित्रकार ने बनाया है कि ये देखिए कि किस प्रकार से किताबखाना को बनाया गया चित्रकार को, कितने अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए कि व्यक्तियों के जो चित्र बनाए गए हैं कितने विधिवत तरीके से, बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पर देखिए कि जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये समझने वाली बातें हैं कि इतनी उत्कृष्टता के तौर पर भारत में चित्रकारी हो रही थी। तो यहाँ पर ये मुगल किताबखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से जो चित्रकार हैं और चित्रकारियों का जो प्रयोग किया जा रहा है वो किस प्रकार से है। ठीक है, और मुगल काल में देखेंगे कि जो चित्रकार है वो विदेशों से भी लाए जा रहे हैं। यहाँ देखिए कि ईरान से भी, यहाँ पर इस पैराग्राफ में देखेंगे कि ईरान से भी कलाकार मुगलकालीन भारत में आने में सफल हुए। कुछ को मुगल दरबार में लाया गया, जैसे मीर सैयद अली अब्दुस समद को बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक साथ देने के लिए कहा गया। अन्य संरक्षण और प्रतिष्ठा के अवसरों की तलाश में प्रवास किया। बादशाह और रूढ़िवादी मुसलमान विचारधारा के प्रवक्ताओं के बीच जीवधारियों के दृश्य निरूपण पर मुगल दरबार में तनाव बना हुआ था। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबू फजल बादशाह को यह कहते हुए उद्धृत करता है कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अबू फजल देखिए कि क्या
कह रहा है चित्रकारों के बारे में कि वो खुदा को पहचानने का उनके पास बेजोड़ तरीका है, लेकिन वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो महसूस करते हैं कि वो जो खुदा के महसूस करते हैं, खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मुग़ल इतिहासकार है, अकबर का जो दरबारी इतिहासकार है अबुल फजल बात कहता है अकबर से। यहाँ देखिए कि जो चित्रकार हैं, जो चित्रकला के रूप में प्रख्यात है, उनको ईरान से भी लाया जा रहा है, यानी कि विदेशों से भी भारत में लाया गया था। और कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो शासकों के साथ वो भारत आ जाते थे कि संरक्षण के तौर पे, कि जब हम भारत में जाएंगे तो वहाँ पर शासक वर्ग जो है संरक्षण कर प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से भी वहाँ पर चित्रकारों का आगमन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रंगीन चित्रों का जो प्रयोग किया गया, आप देखिए कि किस प्रकार से किसके लिए किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अकबरनामा और बादशाहनामा पर। ठीक है, अकबरनामा पे तो हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं कि अकबरनामा 3 जिल्दों में है। ठीक है, 3 जिल्दों में है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कि अकबरनामा का जो तीसरी जिल्द है वहाँ पर 3 अध्याय, मान लीजिए जिल्द यहाँ पर अध्याय से संबंधित है, तो जो 3 अध्याय का जो तीसरा अध्याय है वो आईने अकबरी कहलाता है। आईने अकबरी जो है अकबर के शासनकाल में प्रशासन, नियम कानून, शासन प्रशासन की बात करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से अकबर जो पुस्तकों की रचना, इतिहास, इतिवृत्तों की रचना की जा रही है, इतिहास की रचना की जा रही है, और फिर उसके बाद उसको इतिहासकार जो है वो किस प्रकार से किन किन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। और अब देखिए कि जो अकबरनामा, बादशाहनामा, इसमें चित्रों की भरमार है। और चित्र जो है वहाँ पर जो देवताओं की पहचान करने के लिए शरिया के आधार पर है, हदीस के आधार पर है, इस प्रकार से भी चित्र बनाए जा रहे हैं कि जो मोहम्मद पैगंबर हैं, पैगंबर साहब हैं, हज़रत मोहम्मद पैगंबर हैं, वो इस्लाम धर्म के जो प्रवक्ता के रूप में आए थे, वहाँ पर जो इस्लाम धर्म के प्रणेता के रूप में आए थे, उपदेशात्मक इस्लाम के रूप में आए थे, उन्होंने जिस प्रकार से कुरान का व्याख्या किया था, उस कुरान के पंक्तियों को आधार बनाकर चित्रकला का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उन पंक्तियों को शरिया और हदीस के जो पंक्ति हैं, जो बातें कही गई हैं, उसमें भी उसको भी आप देखेंगे कि ईश्वर के प्रतीक के रूप में मानकर उसमें भी, उस पर भी चित्रकारी की गई है। ये सारी बातें जो चित्रकला के बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर देखिए कि अबुल फजल जो है, अबुल फजल ने 1589 में अकबरनामा की शुरुआत किया था। और अबुल फजल ने अकबरनामा 13 वर्षों तक कार्य किया है। और 13 वर्षों में आप देखेंगे कि अबुल फजल ने 7वें वर्ष में लगभग में अकबरनामा को पूरा कर लिया था। और फिर उसके बाद उसमें संशोधन भी कई बार किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर माना जाता है कि NCERT मानती है कि अबुल फजल ने 13 वर्षों तक कार्य किया है। 13 वर्षों तक अबुल फजल ने वहाँ पर अकबरनामा पर कार्य किया है। और वहाँ पर जो विवरण दिए गए वो एक मुग़ल इतिहास के बारे में बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है। ठीक है, और यहाँ देखिए कि कार्य किया, इस दौरान कई बार उसने प्रारूप में सुधार किए। यह इतिहास घटनाओं के वास्तविक विवरणों, वाकई शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों के विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों सब पर आधारित है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि देखिए कि एक इतिहासकार जो है कि इतिहास लिखने में कितने समय लेता है। ठीक है, तो अबुल फजल ने 1589 में प्रारंभ करता है, 13 साल तक इस पर कार्य किया। यानी कि देखिए कि 1602 ईस्वी तक इसने कार्य किया। 1605 में तो अकबर की मृत्यु हो ही जाती है। तो यहाँ पर देखिए कि अकबर ने जितना समय युद्धों में व्यतीत किया, अकबर ने जितना समय सामाजिक सुधार में व्यतीत किया, अकबर ने जितना समय नियम कानून, टैक्स सुधार, फिर भूमि सुधार में व्यतीत किया था, वो सारे के सारे विवरण जो है अपने शासन के अंतिम काल में अबुल फजल को नियुक्त करता है कि मेरे शासन के बारे में आप सारे विवरण दीजिए। और अबुल फजल ने जिस प्रकार से अकबरनामा को तैयार करने का वो जिम्मा उठाया, और फिर वहाँ पर अबुल फजल ने अकबरनामा के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अबुल फजल ने वहाँ पर रूढ़ी प्रथाओं, फिर समाज में जाकर वहाँ पर घूम कर सारे विवरण को इकट्ठा किया और अपने अधिकारियों को वहाँ पर नियुक्त गया था कि वो अपने जो जहाँ पर को कार्य कर रहे हैं वहाँ के समाज के हर एक व्यक्ति के प्रति, हर एक व्यक्ति का जो सामाजिक चरित्र है, सामाजिक जो जीवनचर्या है, उसके बारे में वहाँ पर विवरण दिया जाए। तो इस प्रकार से जब विवरण मांगे गए थे वहाँ पर समाज के बारे में, और अबुल फजल ने उन समाज के विवरणों को एकत्रित किया, फिर वहाँ पर उसके बाद
अकबरनामा की रचना किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अकबरनामा का जो रचना है अबुल फजल ने कितने बार उसमें संशोधन किया गया, यानी कि अबुल फजल कितना सीरियस था इसको लेकर, अकबरनामा को लेकर, कि वहाँ पर उसने एकदम सावधानीपूर्वक उस पर रचना किया, उस पर कार्य किया, फिर उसके बाद 13 सालों तक कार्य किया, 7 वर्ष में उसने कंप्लीट किया। ठीक है, और फिर वहाँ पर देखिए कि कितनी बार संशोधन किया, यानी कि फिर भी उसके बाद वहाँ पर देखेंगे कि अबुल फजल कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लेकर चुप है, वहाँ पर संतुष्ट नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी देखने को भी मिलता है। और यहाँ पर देखिए कि अबुल फजल ने जब अकबरनामा की रचना कर रहा था तो वहाँ पर तो विवरण तो जो मिल रहे थे और जो नहीं विवरण मिले उसके आधार पर अबुल फजल ने वहाँ पर क्या किया। ठीक है, तो वहाँ पर एक इतिहासकार को इतिहास लिखने में बहुत ही ज़्यादा समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, ये सारी चीज़ें। तो अकबर ने इसको निष्पक्ष होकर लिखने के लिए बात कहा था। और अकबर जिस प्रकार से अकबरनामा का वहाँ पर रचना किया गया है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है। तो अबुल फजल ने देखिए कि अकबरनामा के 3 जिल्दों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रथम 2 इतिहास है, तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। पहले जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन के एक खगोलीय कालचक्र तक 30 वर्ष का मानव जाति का इतिहास है। दूसरी जिल्द अकबर के 46वें शासन वर्ष 1601 पर ख़त्म होती है। ठीक है, तो अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुआ और सलीम के सह अपराधी वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। तो यहाँ पर आप लोगों को नोट डाउन करने लायक चीज़ें हैं कि अबुल फजल की मृत्यु कैसे हुई। वहाँ पर सलीम यानी कि यहाँ पर जहांगीर के द्वारा षड्यंत्र किया गया था अबुल फजल के विरुद्ध, और वहाँ पर जो जहांगीर का वहाँ पर जो सहपाठी था यानी कि जो समर्थन दे रहा था वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी वहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से अबुल फजल की मृत्यु होती है। और यहाँ पर जो अकबरनामा के बारे में जानकारी देखने को मिलती है कि अकबर के बारे में इतिहास मिलता है, आदम जो है ऐसा इस्लाम धर्म में आदम के बारे में माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि फैक्ट के रूप में बता दे रहे हैं कि ईसाई धर्म, ठीक है, ईसाई और प्लस इस्लाम, ठीक है, इन 2 धर्मों में बहुत ही ज़्यादा समानताएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, इन 2 धर्मों में बहुत ही ज़्यादा समानताएं देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि ईसाई धर्म जो है इस्लाम को अपना नहीं मानते, लेकिन इस्लाम वाले जो हैं ईसाई को अपना मानते हैं। और इसमें एक और जोड़ लेंगे यहूदी। ठीक है, ये तीनों जो धर्म हैं, तीनों धर्म जो हैं एब्राहमिक रिलीजन है, इब्राहिम, ठीक है, इब्राहिम के वंशज से आते हैं, तीनों के तीनों आते हैं। और तीनों जो है एक दूसरे के मान के चलिए कि एक दूसरे के कट्टरता में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो क्रूसेडर्स हुए यूरोप में, क्रूसेडर्स जो इस प्रकार से हुए, यहूदियों को मारा गया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। वहाँ पर जो मध्यकाल में भी क्रूसेडर्स हुए, वहाँ पर जिस प्रकार से यहूदियों को खदेड़ा गया यूरोप में, तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि ईसाई जो है वो यहूदियों को पसंद नहीं करते थे। और वहाँ पर देखेंगे कि जो यरूशलेम है, ठीक है, इजराइल में इजराइल में जो संख्या है, जनसंख्या है, वो यहूदियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, यहूदियों की जो जनसंख्या है, और यहाँ पर यरूशलेम में ही आप देखेंगे कि वहाँ पर 3 चीज़ें हैं। वहाँ पर अल-अक्सा मस्जिद है, फिर उसके बाद टेम्पल माउंट है, फिर वहाँ पर ईसा मसीह को वहाँ पर सूली पर चढ़ाया गया था। इस प्रकार से यही कारण है कि यरूशलेम बने, ये तीनों जो लोग हैं, तीनों धर्म जो है एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए रहते हैं। और वहाँ पर देखेंगे कि 1000 ईस्वी से लेकर वहाँ पर 1700-1800 ईस्वी तक वहाँ पर इस्लाम धर्म जो है ईसाइयों से बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर लोहा लेते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, युद्ध बहुत सारे हुए हैं इन दोनों के मध्य में और इजराइल के लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर वो विश्व इतिहास की चीज़ें हैं, विश्व इतिहास में हम लोग उस पर बात किया जाएगा, बहुत सारी बातें की जाएंगी इतिहास के बारे में। और यहाँ पर हम लोग मुग़ल काल के बारे में बात किया जा रहा है कि जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म का जो एडम की बात है, आदम की जो बात किया जाता है, वही आप देखेंगे कि इस्लाम में जो आदम है वही ईसाइयों में एडम है। ठीक है, एडम जो माना जाता है, एडम और आदम को जो माना जाता है वो दुनिया में पहले पुरुष के रूप में माना जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। और वहाँ पर देखिए कि आईने अकबरी के पहले जिल्द में, जिसमें आदम से लेकर अकबर के जीवन तक के एक खगोलीय कालचक्र के बारे में बात किया गया है। ठीक है, यानी कि अबुल फजल जो है अकबर तक अपनी जानकारियाँ विवरण देते हैं आदम से लेकर। ठीक है, आदम जो होते हैं वहाँ
वहाँ पर आदम जो है इस्लाम धर्म में जो पहले पुरुष के रूप में परिणत हैं। और वही आप देखेंगे कि ईसाई में एडम है, और एडम और वहाँ पर जो पहली स्त्री के रूप में देखने को मिलता है ईव देखने को मिलती है। एडम और ईव ईसाइयों में है, और यहाँ पर आदम और हव्वा जो है इस्लाम धर्म में है। यानी कि दोनों में इतने समानता देखने को मिलती है, और ऐसा माना जाता है कि इन दोनों में कट्टरता जो है एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर जब हम लोग यरूशलेम पर बात किया जाएगा, विश्व इतिहास में जब इजराइल पर बात किया जाएगा, वहाँ पर तीनों धर्मों को लेकर जब चला जाएगा, तो ये देखने का प्रयास किया जाएगा, समझने का प्रयास किया जाएगा क्यों इस प्रकार से चीज़ें देखने को इन तीनों धर्मों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आदम से लेकर अकबर के जीवन काल तक की जो कालचक्र है उसको अबुल फजल ने वर्णित किया है अकबरनामा के पहली जिल्द में। और दूसरी जिल्द में अकबर के 46 वर्षों का शासन, 1601 ईस्वी तक का शासन वहाँ पर देखने को मिलता है। और उसके बाद तो वहाँ पर सलीम के द्वारा वहाँ पर उसकी हत्या ही करवा दी जाती है षड्यंत्र के द्वारा। तो ये अकबरनामा के इतिहास के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि अकबरनामा का लेखन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय का साथ विवरण पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया है, इसके साथ ही तिथियों और समय के साथ। तो यहाँ पर आप देखिए कि अकबरनामा का जो इतिहास है, वहाँ पर अकबरनामा जिस प्रकार से लिखी गई है कि उसमें किन किन चीज़ों के बारे में बात किया गया है। वहाँ पर धर्मों के बारे में बात बहुत ज़्यादा किया गया है, हिंदू धर्म जैन हो गए, बौद्ध हो गए। ठीक है, हिंदू जैन बौद्धों के बारे में बात किया गया है। साम्राज्य के हिंदू जैन और बौद्धों मुसलमानों को भिन्न भिन्न आबादी वाले एक विशेष संस्कृति वाले साम्राज्य का प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अबुल फजल ने ईसाइयों के बारे में बात नहीं किया है। ठीक है, तो यही कारण हो जाता है कि आप देखिए कि किस प्रकार से जो इस्लाम धर्म में जो है ईसाइयों को मानते तो हैं, लेकिन उनका विवरण नहीं दिया गया है। क्योंकि जो अबुल फजल जो है इसका जो पालन पोषण हुआ था आगरा में ही हुआ था। ठीक है, आगरा में हुआ था। ठीक है, तो अबुल फजल की भाषा बहुत अलंकृत थी, और चूँकि इस भाषा के पाठों को ऊँची आवाज़ में पढ़ा जाता था तथा इस भाषा में लय तथा कथन शैली को बहुत महत्व दिया जाता था, इस भारतीय फारसी शैली को दरबार में संरक्षण मिला। ठीक है, तो अबुल फजल ने जिस प्रकार से उसकी रचना की, उसके जो अकबरनामा है उसको जो पाठ हैं, जो उसके अध्याय हैं, उसको ऊँची आवाज़ों में पढ़ा जाता था। वहाँ पर कहाँ पढ़ा जाता था? मुगल शासक के दरबार में। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कि अकबरनामा की रचना हुई। और फिर इसके बाद अबुल फजल का एक शिष्य था अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, अबुल फजल का एक शिष्य है अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी जो हैं वो देखेंगे कि बादशाह नामा की रचना करते हैं, और बादशाह नामा जो है शाहजहाँ से संबंधित है, शाहजहाँ के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अबुल फजल का एक शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। इसकी योग्यताओं के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहाँ ने उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। बादशाह नामा भी सरकारी इतिहास है। इसकी 3 जिल्दें दफ्तर हैं, और प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। लाहौरी ने बादशाह के शासन 1627 लेकर 1647, ठीक है, 1627 लेकर 1647 के पहले 2 दशक पर पहला व दूसरा दफ्तर लिखा। इन जिल्दों में बाद में शाहजहाँ के वजीर सादुल्ला खान ने सुधार किया। ठीक है, तो इन जिल्दों में सादुल्ला खान ने सुधार किया है किस पर? बादशाहनामा में। बादशाहनामा के लेखक कौन है? वहाँ पर अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सुधार किया। फिर उसके बाद देखिए बुढ़ापे की अशक्तताओं की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में न लिख सका, जिसके बाद इतिहासकार वारिस ने लिखा। ठीक है, तो यानी कि जो बादशाहनामा है, बादशाहनामा की जो तीसरी जिल्द है, जो तीसरी दफ्तर है, उसकी जो रचना किया गया है इतिहासकार वारिस के द्वारा किया गया है। और जो बादशाहनामा में संशोधन किए गए थे पहली और दूसरी जिल्द में, पहले और दूसरे दफ्तर में, वो कौन किया है? आप देखेंगे कि वो है आपके वजीर सादुल्ला खान ने वहाँ पर उसको संशोधन किया है। यानी कि बादशाहनामा में 3 लोगों का अपना नाम याद रखिए कि लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। कितने जिल्द? 3 दफ्तर हैं, उसमें 3 अध्याय हैं, और तीसरा अध्याय वो लिख न सके, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिख नहीं पाए। और वहाँ पर उनके जो वजीर हैं, कौन है? वजीर सादुल्ला खां जो है, वहाँ पर तीसरा जिल्द लिखते हैं, तीसरा दफ्तर लिखते हैं। और उन यानी कि वहाँ तीनों दफ्तरों में जो संशोधन किया गया, जो सुधार किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है? वहाँ पर देखिए कि वजीर सादुल्ला खां के द्वारा किया गया है। जो तीसरी जिल्द है वो इतिहासकार वारिस के द्वारा लिखा गया है। तो इन 3 लोगों का नाम याद रखिए, अब्दुल हमीद लाहौरी, फिर सादुल्ला खां, फिर वारिस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नाम याद रखे रहेंगे तो आप लोगों को जो नोट से बेहतरीन तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। फिर उसके बाद देखिए औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज प्रशासकों ने अपने साम्राज्य के लोगों संस्कृतियों
जिन पर वे लंबा शासन करना चाहते थे को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन तथा उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान का अभिलेखागार स्थापित करना शुरू किया। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने वहाँ पर जो शासन है, मुगलों का शासन, उसको समझने के लिए वहाँ पर जो बेहतरीन ढंग से कार्य किए गए हैं, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया, वो किस लिए किया गया था? जो भारतीय कला और संस्कृति में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं उस पर अध्ययन किया जा सके, उसके बारे में पढ़ा जा सके, समझा जा सके, इसके लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। ठीक है, और 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का हिस्सा अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, तो और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था? 1784 से। और 1784 ईस्वी में देखेंगे कि जो भारत का नहीं, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो कौन है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के शासन काल में ही आप देखेंगे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। और किस लिए किया जाता है? कि भारत में प्रचलित जो धर्म ग्रंथ हैं, फिर जो इतिहास है, जो इतिहास है, फिर उसके बाद जो पांडुलिपियाँ, उसके अध्ययन के लिए, उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अकबरनामा, बादशाहनामा का संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। ठीक है, यानी कि 1800 साल में 18वीं शताब्दी चल रही थी, 18वीं यानी 19वीं शताब्दी, यानी कि 1800 साल का जो कार्य चल रहा था, 1801 से लेकर 1899 तक का, उसके बारे में बात किया जा रहा है। उसके अंदर में देखेंगे कि अकबरनामा, बादशाहनामा को संपादित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी वेवरिज ने वहाँ पर अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। बादशाहनामा के केवल कुछ ही अंशों का अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। इसका मूल पाठ अपने संपूर्ण रूप में आज भी अनुवाद किए जाने की प्रतीक्षा में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से वहाँ पर जो अकबरनामा है उसकी जो अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, वहाँ पर हेनरी वेवरिज के द्वारा किया गया था। यहाँ देखिए कि बादशाहनामा का सफ़र, मुगलों के अधीन बहुमूल्य पांडुलिपियों की भेंट एक स्थापित राजनयिक प्रथा थी। इसी का अनुसरण करते हुए अवध नवाब ने 1799 में जॉर्ज तृतीय को सचित्र बादशाहनामा भेंट में दिया। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए कि जो इन बनाए गए थे, जो लिखे गए हैं, जो पुस्तकें, उनको जो उसमें चित्र दर्शाए गए थे, उसका जो वहाँ पर जो अवध के नवाब हैं, कौन नवाब हैं? अनुकर करते अवध के नवाब ने 1799 में जॉर्ज तृतीय यानी कि इंग्लैंड के राजा को सचित्र बादशाहनामा भेंट में दिया था। तभी से यह विंडसर कासल के अंग्रेजी शाही संग्रहों में सुरक्षित है। विंडसर कासल, आप इस तरह समझ लीजिए कि विंडसर कासल जो है वहाँ पर पुस्तकालय के रूप में होंगे, लाइब्रेरी के रूप में होंगे, और वहीं पर यह बादशाहनामा संरक्षित है। 1994 में हुए संरक्षण कार्य में बढ़ी हुई पांडुलिपि के अलग अलग करना आवश्यक हो गया। इसी की वजह से चित्रों को प्रदर्शित करना संभव हुआ और 1997 में पहली बार बादशाहनामा के चित्र नई दिल्ली, लंदन और वाशिंगटन में हुई प्रदर्शनियों में दिखाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को डेट याद कर लीजिए, कौन कौन संबंधित थे उसके बारे में आप लोगों को बता दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को आप नोट डाउन कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो वहाँ पर जो चीज़ें अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है तो वो आप लोगों को समझ में बहुत ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अकबरनामा के बारे में बात कर रहे हैं। अकबरनामा, ठीक है, यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अकबरनामा कितने अध्याय हैं? इसमें 3 जिल्द हैं, 3 जिल्द। ठीक है, तो पहली जिल्द में क्या दिया गया है? पहली जिल्द का अर्थ है यहाँ पर अध्याय से आप लोग समझ लीजिएगा। पहली जिल्द में जो है वहाँ पर आदम से लेकर अकबर के शासनकाल का वर्णन है। ठीक है, आदम से अकबर तक कालचक्र का वर्णन है, यानी कि समय का वर्णन है। ठीक है, कालचक्र का वर्णन है। ठीक है, वर्णन। और दूसरी जिल्द में आप देखेंगे, दूसरी जिल्द में क्या है, एक एक करके आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, दूसरी जिल्द में क्या लिखा गया है? ये 3 जिल्द है, इसको आप लोग ब्रैकेट में कर लेंगे, पहली जिल्द और दूसरी जिल्द। और दूसरी जिल्द में क्या है कि अकबर के शासन काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अकबर के शासन काल, और कि कहाँ तक जानकारी मिलती है? 1600
1602 ईस्वी तक, ठीक है, 1601 ईस्वी तक, 1601 ईस्वी तक की जानकारी देखने को मिलती है अकबर के शासनकाल के। और तीसरी जिल्द है, तीसरी जिल्द को हम लोग आइन ए अकबरी कहते हैं, आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी। और इसमें क्या है आइन ए अकबरी में कि यहाँ पर नियम कानून है, नियम कानून और समाज के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं नियम कानून अधिकारी और समाज, ठीक है, इसके बारे में जानकारी इसमें देखने को मिलती है। और ये आइन ए अकबरी जो है ये 5 अध्याय में है, 5 अध्याय इसमें देखने को हैं, 5 अध्याय, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे अध्याय, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, ठीक है। तो ये अकबरनामा के बारे में हो गया, ठीक है, अकबरनामा के बारे में बात किया गया। और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिर उसके बाद देखिए कि बादशाह नामा, बादशाह नामा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे कि 3 दफ्तर हैं, इसमें भी 3 दफ्तर। यहाँ पर दफ्तर और जिल्द का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो अध्याय से आप लोग समझेंगे, ठीक है। 3 दफ्तर हैं और 3 दफ्तर में आप देखेंगे कि जो पहले के प्रथम 2 दफ्तर हैं, प्रथम 2 दफ्तर, 2 दफ्तर। और इसका जो रचना किया गया है, अब देखिए कि किसके द्वारा, अब्दुल हमीद लाहौरी, अबुल फजल में, अरे वहाँ पर अकबरनामा में जो रचना है वो अबुल फजल, उसमें लिख लीजिएगा अब्दुल हामिद लाहौरी, हामिद लाहौरी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन कर ले अब्दुल हमीद लाहौरी। और इसमें जो संशोधन किया, जो तीसरा दफ्तर है, तीसरा दफ्तर जो है इसको किसने लिखा गया, वारिस के द्वारा लिखा गया है, वारिस। और इन तीनों दफ्तरों में जो संशोधन किए गए हैं, संशोधन किसके किया गया है, मोहम्मद सादुल्ला खां के द्वारा, मोहम्मद सादुल्ला खां के द्वारा संशोधन किया गया है। क्या किया गया है, संशोधन किसके द्वारा किया गया, मोहम्मद सादुल्ला खां के द्वारा किया गया है। तो इतनी सारी जानकारियाँ आप लोग नोट डाउन करते रहें और नोट्स बनाते रहें। नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों का जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होती चली जाएंगी। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने क्या किया। अंग्रेज़ों के शासनकाल में अगर हम बात करें कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सोसाइटी ऑफ बंगाल। संस्थापक कौन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। संस्थापक सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स, ठीक है। और किसके शासनकाल में हुआ, जो शासक है, गवर्नर, यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे तो गवर्नर सही रहेगा कि बंगाल का जो गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, हेस्टिंग। और इसकी स्थापना किस लिए किया गया था कि जो समाज में प्रचलित ग्रंथ हैं, जो सामाजिक व्यवस्था, जो समाज में पुस्तकें हैं, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ा लिखा जाए, समझा जाए, तो उसके बारे लिए इसकी स्थापना किया गया था। और यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन करने वाली बात है कि अकबरनामा का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद कहाँ पर हुआ था, यहीं पर हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था, हेनरी वेवरीज ने, हेनरी वेवरीज ने, ठीक है, हेनरी वेवरीज ने वहाँ पर अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद
किया। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारियाँ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाते रहेंगे तो आप लोगों का नोट्स जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो जब आप नोट्स बनाएंगे तो वो आपको प्रत्येक एग्जाम में मदद करेगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हम लोगों का यहीं समाप्त होता है और आप देखेंगे कि हम लोगों ने मुग़ल इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ले ली हैं। ठीक है, और कल हम लोगों का जो लेक्चर है जो हम लोग पढ़ेंगे वो आदर्श राज्य पर बात किया जाएगा कि जो मुग़ल शासक का जो आदर्श जो राज्य है कि उन लोगों ने अपने राज्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करते रहें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एनसीईआरटी पसंद आती होगी और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी जो है आप लोगों का बेसिक नॉलेज क्लियर कर देगी। और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़ते रहें और कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वहाँ पर आप लोग अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर भी आप लोग दे सकते हैं। तो यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।